आज के इकोनॉमी एमसीक्यू के डिस्कशन में हमने जो टॉपिक लिया है वो इकोनॉमी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। और अगर एक बार हमने इसे अच्छे से समझ लिया तो ये कभी भी एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन है आरबीआई की जो पॉलिसी होती है, जो पॉलिसी टूल्स होते हैं मनी सप्लाई कंट्रोल करने की, उसके ऊपर। तो क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पॉलिसी टूल्स टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, तो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो पॉलिसी टूल्स हैं, जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें जो टूल्स होते हैं उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट है कैश रिजर्व रेशियो specifies the fraction of deposits that bank must keep with RBI। दूसरा स्टेटमेंट है statutory liquidity ratio requires the bank to maintain a given fraction of their total demand and time deposits in the form of special liquid assets। अब इसमें करेक्ट आंसर पूछा है वन ओनली, टू ओनली, बोथ और नाइदर। ठीक है, इसको हम लोग इसमें कुछ की वर्ड्स जो हैं, पहला तो क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या है, पॉलिसी टूल्स। दूसरा क्या है, टू कंट्रोल मनी सप्लाई। ठीक है, दो कीवर्ड हो गए। फिर अगला कीवर्ड क्या है, कैश रिजर्व रेशियो। हमेशा कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ऐसे में क्या होगा कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एंगल होगा जो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करते समय पता होना चाहिए या हमें ध्यान में रखना चाहिए, तो हम उसे मिस नहीं करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एक कीवर्ड मिस कर जाते हैं जिससे क्वेश्चन का अर्थ ही बदल जाता है। इसलिए हमें हमेशा जो कीवर्ड्स होते हैं क्वेश्चन में उनको अंडरलाइन जरूर करना है। कैश रिजर्व रेशियो अपने आप में की है। ठीक है, फिर उसके बाद में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे एसएलआर भी कहते हैं, ये एक कीवर्ड हो गया। फिर इसके अलावा टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, और फिर उसके बाद है स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट, ये कीवर्ड हो गया। ठीक है, अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझना शुरू करते हैं। बैंक के पास में हम लोग अपने पैसे जमा करते हैं। पैसे हम जो जमा करते हैं वो दो तरीके से हो सकते हैं। या तो हम अपना सेविंग खाता खोलते हैं, सेविंग अकाउंट खोलते हैं, या फिर हम लोग फिक्स डिपॉजिट खोलते हैं, है ना। अगर हम लोग सेविंग खोलते हैं या करंट खोलते हैं, अगर हम लोग सेविंग और करंट और जो हम लोग ये फिक्स डिपॉजिट अपने बैंक में खोलते हैं, अगर हम इन सबको मिक्स कर दें, इन सबको मिक्स करने से जो पैसा बैंक के पास आता है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेट टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट। ठीक है, मतलब बैंक के पास में जो पैसा टोटल जमा हुआ है जनता के द्वारा, हमारे या आपके द्वारा, वो जो टोटल अमाउंट जो बैंक के पास डिपॉजिट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। ठीक है, अब क्योंकि हमने डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जब हम चाहें तब हम बैंक से वो पैसा निकाल सकते हैं। और टाइम डिपॉजिट क्या होता है कि जिस शर्त में, जितने सालों के लिए हमने पैसा जमा किया है बैंक में, उतने साल के बाद ही हम बैंक से पैसा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट से हम कभी पैसा निकाल सकते हैं, तो ये क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट हुआ। सेविंग अकाउंट कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, तो ये क्या हुआ, डिमांड डिपॉजिट हुआ। डिमांड मतलब आपकी डिमांड, आप अपनी डिमांड में कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, कहां से, बैंक से। फिर टाइम डिपॉजिट क्या है, जो फिक्स डिपॉजिट होता है। जैसे मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट है कि 5 साल तक आप पैसा जमा करेंगे, उसके बाद आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा और आप पैसा निकाल सकते हैं, तो ये क्या है, फिक्स डिपॉजिट हो गया। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि जनता जो पैसा जमा करती है बैंक के पास वो दो तरह के होते हैं। एक तो डिमांड डिपॉजिट होता है, दूसरा जो है वो टाइम डिपॉजिट होता है। अब जो ये दो तरह के जो पैसे जमा हुए हैं बैंक के पास, अगर उसको बैंक टोटल जोड़ देती है तो उसे क्या बोलते हैं, टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट। अब देखिए, हमारे इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में ये हिस्ट्री रही है कि बैंक खुलते हैं, बहुत पैसा बांटते हैं और फिर बाद में फेल हो जाते हैं। और फेल होने के बाद कुछ लोग तो लोन लेके भाग जाते हैं, विजय माल्या भाग गया। ठीक है, तो कुछ लोग तो लोन लेके भाग गए, उन्होंने पैसा बैंक को नहीं दिया, लेकिन पैसा डूबता किसका है, हमारे और आप जैसे आम इंसान का। तो सरकार हर वो कदम उठाती है जिससे कि बैंक कुछ इतना पैसा अपने पास में रिजर्व में रखे, जिससे कि कभी भी बैंक के पास में ऐसा ना हो कि पैसा ही ना हो। अगर कोई
टाइम डिपॉजिट वाला या फिर डिमांड डिपॉजिट वाला जो कस्टमर है, अगर वो बैंक जाए और पैसा मांगे और बैंक ने बोला कि आपने जो पूरा पैसा जमा किया था वो हमने विजय माल्या को उधार में दे दिया, लोन में दे दिया, अब जब वो अपनी लोन चुकाएगा तब हम आपको पैसा वापस करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन न बनने पाए, इसलिए सरकार ने कुछ व्यवस्था की है, और उसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलते हैं, उसे बोला जाता है रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो का मतलब है कि जो आपके पास में डिपॉजिट है उसका एक पर्टिकुलर पोर्शन बैंक को अपने पास में आइडल फॉर्म में रखना पड़ता है। आइडल फॉर्म में मतलब उन्हें उस पैसे को यूज नहीं करना है। उन्हें, माना कि जनता ने 100 रुपए बैंक के पास जमा किए टाइम और डिमांड डिपॉजिट के रूप में, अब उस 100 रुपए में से गवर्नमेंट फिक्स कर देगी कि आप इसका 25% या वट एवर जो उस समय पे रेट चल रहा होगा, 25% या 30% आप किसी को लोन में नहीं दे सकते, आप इसको अपने पास में रखेंगे, क्योंकि कभी अगर आपके पास कस्टमर आ गए तो आपके पास इतना पैसा होना चाहिए कि आप कस्टमर्स को पैसा दे पाए। तो जो ये पैसा अपने पास वो 25 रुपए रिजर्व के रूप में रखेंगे, उसे क्या बोलते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो। ठीक है। अब जो रिजर्व डिपॉजिट रेशियो होते हैं, देखिए वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सीआरआर और दूसरा होता है एसएलआर, जिसके ऊपर हमारा क्वेश्चन है। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो और एसएलआर है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब पढ़िए, पहला जो कैश रिजर्व रेशियो होता है, इसमें ऐसा होता है कि ये गवर्नमेंट बोलती है या आरबीआई बोलता है कि बैंक को अपने टोटल टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट जो है उसका 4%, 5% या जो भी रेशियो डिसाइड करेगी आरबीआई, उतना पैसा कैश के रूप में आरबीआई के पास बैंक को रखना होता है। अगर 100 रुपए जमा हुआ था बैंक के पास और अगर आरबीआई बोलती है कि 4% आपको सीआरआर मेंटेन करना है, इसका मतलब है कि बैंक 4 रुपए आरबीआई को कैश के रूप में देगी। ओनली कैश, है ना, कैश में दे सकती है उस पूरे 100 रुपए में से 4% का 4 रुपए। ठीक है। अब दूसरा एसएलआर क्या होता है? एसएलआर ऐसी राशि होती है जो आरबीआई फिक्स करता है रेशियो और कहता है कि इतने परसेंटेज टोटल जो आपके पास 100 रुपए है उसमें से 15% या 16% जो भी आरबीआई डिसाइड करे, इसको आपको अपने पास लिक्विडिटी फॉर्म में रखना है। अब लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी कैश भी हो सकती है, लिक्विडिटी गोल्ड भी हो सकती है, लिक्विडिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विडिटी एक ऐसा माध्यम होता है लेन देन का जिसको बड़ी आसानी से किसी को दिया जा सकता है और बड़ी आसानी से उसे कोई स्वीकार कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए पैसा हो गया, अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो आपने तुरंत 100 रुपए दिया और आपको सामान मिल जाएगा। मान लीजिए अगर आपको कोई चीज चाहिए, आप किसी को सोना देंगे तो सोने की वो वैल्यू निकाल के सोना ही बड़ी आसानी से मार्केट में आपसे कोई ले लेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पैसा है और जो सोना है उसकी लिक्विडिटी, तरलता बहुत ज्यादा है, उसे बड़ी आसानी से कोई ले और दे सकता है। तो आरबीआई बोलता है कि आपको अपने टोटल जो डिपॉजिट आपके पास में है उसका कुछ निश्चित प्रतिशत जो है आपको अपने पास में वो लिक्विड रूप में रखना पड़ेगा। अब वो लिक्विड 3 तरह का हो सकता है, या तो वो कैश के रूप में हो, या तो फिर वो गोल्ड के रूप में हो, और या फिर वो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में हो सकता है। अब देखिए, जो पैसा आरबीआई के पास में रखा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सीआरआर। वो केवल कैश में होता है। जो पैसा बैंक अपने पास खुद रखता है बचा करके, सुरक्षित रिजर्व करके, उसे हम क्या बोलते हैं? एसएलआर। जो सीआरआर है केवल कैश में हो सकता है, जो एसएलआर है वो कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी में से किसी में भी हो सकता है, या तीनों का मिक्स भी हो सकता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सीआरआर है, जब वो बैंक आरबीआई के पास जमा करता है तो आरबीआई उस पैसे में कोई भी इंटरेस्ट या कोई मुनाफा बैंक को नहीं देता। ठीक है। तो जो सीआरआर है, जो बैंक आरबीआई के पास पैसा जमा करता है, उसमें उसे कोई प्रॉफिट नहीं होता। प्लस इसके अलावा जो एसएलआर होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है बजाय कि कैश। तो अगर वो गोल्ड के रूप में है तो जाहिर सी बात है, अगर मार्केट में अगर गोल्ड का रेट बढ़ जाएगा तो वहां से जो उसके पास रखा हुआ गोल्ड है उसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, तो वहां से बैंक को कुछ फायदा हो सकता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है, समय के साथ उसमें इंटरेस्ट मिलता है और उसका रेट बढ़ता है, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी उसको फायदा हो सकता है। तो यहाँ से साबित ये होता है कि सीआरआर में बैंक को कोई मुनाफा या फायदा
नहीं होता, जबकि एसएलआर में बैंक को थोड़ा बहुत मुनाफा या फायदा हो सकता है। ठीक, अब ये बात है कि सीआरआर एसएलआर हमने समझ लिया कि होता क्या है, लेकिन ये क्यों होता है। देखिए, दो तरीके हैं, दो इसका पर्पज है। एक पर्पज तो ये है कि बैंक के पास इतना पैसा होना चाहिए कि कस्टमर्स जब कभी भी पैसा मांगे तो उनके पास इतना पैसा हो इमरजेंसी में कि वो उनको दे सके। तो एक तरह से ये क्या है, इमरजेंसी फंड है, एक तरह से जो है वो सिक्योरिटी नेट है। मतलब आरबीआई ने इतना पैसा सुरक्षित रखवा लिया, कभी बैंक अगर पूरा पैसा लोन में दे दे और अगर पूरा पैसा डूब जाए तो उसके पास कुछ पैसा तो बचे। तो एक तो ये कंज्यूमर्स के, कस्टमर्स के सिक्योरिटी के लिए, और बैंक बैंकरप्ट नहीं हो जाए इसलिए हो गया। इसका एक दूसरा यूज भी है जो आरबीआई हमेशा करता है, वो है एज अ मॉनेटरी पॉलिसी टूल। मॉनेटरी पॉलिसी टूल क्या होता है, मार्केट में अगर पैसे को बढ़ाना है या घटाना है, ये कौन डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। अब अगर आरबीआई ये डिसाइड करे कि हमें मार्केट में जो अमाउंट ऑफ जो मनी है उसे हमें कम करना है या अमाउंट ऑफ मनी हमें ज्यादा करना है, तो उसके लिए भी वो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करता है, सीआरआर एसएलआर का यूज करता है। अब आरबीआई मार्केट में पैसे के अमाउंट को बढ़ाएगा घटाएगा क्यों, उसके पीछे रीजन है, दो कारण से कर सकता है। या तो उसको महंगाई कंट्रोल करनी है और या तो उसे ग्रोथ को प्रमोट करना है। ये कैसे होता है, देखिए, अगर आरबीआई सीआरआर और एसएलआर का रेट बढ़ा देती है, माना कि सीआरआर 4% है, जो एसएलआर है वो 19.5% है। अब अगर मान लीजिए मार्केट में महंगाई बहुत बढ़ गई है और आरबीआई को मार्केट में महंगाई को कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करेगा, महंगाई कब बढ़ती है, महंगाई तब बढ़ती है जब लोगों के पास में पैसा होता है और मार्केट में वस्तुएं कम होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है। जब सप्लाई कम है तो उसका रेट बढ़ता जाएगा और इसलिए महंगाई हो जाएगी। अब अगर इसे कंट्रोल करना है तो आरबीआई को क्या करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा कि लोगों के हाथ में पैसा कम जाए। अगर लोगों के हाथ में पैसा कम होगा तो वो कम खर्च करेंगे तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो महंगाई भी कम हो जाएगी। तो आरबीआई क्या करेगा, आरबीआई एसएलआर सीआरआर का रेट बढ़ा देगा, क्योंकि अगर एसएलआर सीआरआर का रेट बढ़ गया तो बैंकों को अधिक पैसा रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा और वो बहुत कम पैसा लोन के लिए सामने दे पाएंगे, और जो पैसा लोन के लिए वो देंगे भी उसका भी वो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, बिकॉज उनके पास लोन में देने के लिए पैसा कम है। अगर लोन में देने के लिए पैसा कम होगा और महंगे इंटरेस्ट में लोन मिलेगा तो लोग लोन कम लेंगे। लोन का पैसा खर्च करने की बजाय लोगों ने जो अपनी सेविंग कर रखी है उसमें से खर्च करना शुरू करेंगे, और लोग अपनी सेविंग से कम पैसा खर्च करेंगे बिकॉज लोन भी महंगा हो गया है। जब लोग पैसा कम खर्च करेंगे तो मार्केट में डिमांड कम हो जाएगी, और जब डिमांड कम हो जाएगी तो जो महंगाई बहुत ज्यादा थी वो अपने आप लेवल पे आ जाएगी। ये हो गया पहला तरीका क्या करने का, महंगाई को कम करने का। अब अगर आरबीआई को ग्रोथ बढ़ानी है इकोनॉमी की, तो ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई कैसे मॉनेटरी पॉलिसी का यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स का यूज करता है, इसको देखते हैं। अगर आरबीआई एसएलआर और सीआरआर जो रिजर्व रेशियोज जो होते हैं, अगर इनका रेट कम कर दे, अगर सीआरआर को 4% की जगह 2% कर दे और एसएलआर को 19.5% की जगह में 15 या 14% कर दे, तो बैंक के पास अब ज्यादा पैसा होगा जो वो लोन पे दे सकता है। अगर बैंक ज्यादा पैसा लोन पे देंगे तो लोग अधिक पैसा लोन पे लेंगे और लोन पे लेकर के उसको कोई ना कोई नया वेंचर या मार्केट में कोई ना कोई बिजनेस या कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अगर वो नया बिजनेस करेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को अगर रोजगार मिलेगा तो उनको इनकम होगी, अगर उनको इनकम होगी तो फिर वो सेविंग करेंगे, और अगर वो सेविंग करेंगे तो फिर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट में और पैसा होगा लोन में देने के लिए, और लोन दिया जाएगा, और बिजनेस स्टार्ट होंगे, और लोगों को रोजगार मिलेगा, और सेविंग होगी, और इस तरह से इकोनॉमी ग्रोथ करना शुरू कर देगी। तो आरबीआई इस तरह से एसएलआर सीआरआर और रिजर्व रेशियोज जो ये दोनों को मिला के बोलते हैं, इसका उपयोग किस लिए करता है, ग्रोथ बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन कम करने के लिए, और इसका तीसरा जो मोटिव है वो है कंज्यूमर की सिक्योरिटी, जो उनके पैसे जमा है उनको मिलना चाहिए टाइम से, और बैंक बैंकरप्ट नहीं होने पाए, इसलिए भी ये होता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कि जो सीआरआर एसएलआर मेंटेन करने का जो काम है, अगर वो आरबीआई बैंकों को बोलती है कि आपको 4% सीआरआर और 19.5% एसएलआर मेंटेन करना है, और अगर बैंक्स ये नहीं मानते हैं, तब क्या होगा, जाहिर सी बात है आरबीआई बैंकों को
पेनल्टी लगाएगा। और पेनल्टी वो कैसे लगाता है, एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है, अगर मान लीजिए बैंकों के पास में पैसा नहीं है उधार में देने के लिए, लोग पैसा जमा भी नहीं कर रहे बैंक के पास, और बैंक के पास खुद पैसा भी नहीं है लोगों को लोन में देने के लिए, तो बैंक क्या करेगा, बैंक आरबीआई से उधार मांगेगा कि आप हमें इतने करोड़ रुपए उधार में दे दीजिए, इसके बदले में हम आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, हम इसको लोन में जनता को देंगे, जनता से हम कुछ पैसा 10% उनसे हम लेंगे, और 10% हम उनसे लेने के बाद और आपको एक काम करेंगे 5% हम दे देंगे। बैंक आरबीआई बोलेगा हाँ ठीक है, हमारा जो बैंक रेट है वो क्या है, 5% है, हम आपको 5% के इंटरेस्ट पे लोन दे देते हैं, और उसको फिर आगे बैंक जो है 10% में लोगों को लोन में दे देगा। तो 5% जो मुनाफा हुआ किसका हुआ, बैंक का हो गया, और 5% इंटरेस्ट किसे मिल गया, आरबीआई को मिल गया। तो इस तरह से जो लंबे टाइम के लिए जो लोन लेते हैं बैंक्स आरबीआई से, वो बैंक रेट पे लेते हैं। बैंक रेट मतलब वो जो इंटरेस्ट रेट है 5% का जो आरबीआई ने रखा है लोन देने के लिए, उसी को हम माफ कीजिएगा बैंक रेट बोलते हैं। अब जो ये बैंक रेट है, इसी को आरबीआई पेनल्टी रेट के रूप में यूज करता है। अगर किसी ने सीआरआर एसएलआर टाइम से मेंटेन नहीं किया, जितना आरबीआई ने कहा था, अगर उतना मेंटेन नहीं किया, तो आरबीआई बैंक रेट पर्टिकुलर बैंक के लिए बढ़ा देता है। मतलब कि अब अगर बैंक को लंबे टाइम का लोन आरबीआई से चाहिए होगा, और अगर उसने सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं किया है, तो आरबीआई बोलेगा अब आपको हम 5% में लोन नहीं देंगे, अब हम आपको 8% में लोन देंगे। ठीक है, तो 3% बढ़ा दिया। तो जो बैंक सीआरआर एसएलआर मेंटेन नहीं करते, उनको आरबीआई पेनल्टी के लिए बैंक रेट का यूज करता है। तो उसमें बैंक रेट प्लस 3% का एक्स्ट्रा इंटरेस्ट उनसे वो ले लेता है। इसलिए बैंक हमेशा ट्राई करते हैं कि वो सीआरआर एसएलआर जरूर मेंटेन रखें, जिससे कि उन्हें महंगा लोन आरबीआई से ना मिले। अब इसका आंसर देख लेते हैं। तो पहला स्टेटमेंट था सीआरआर एसएलआर, तो पहला स्टेटमेंट है कि सीआरआर स्पेसिफाइज द फ्रैक्शन ऑफ डिपॉजिट दैट बैंक मस्ट कीप विथ आरबीआई। हाँ ठीक है, एक ये ऐसा फ्रैक्शन है डिपॉजिट का जो बैंक्स को आरबीआई के पास रखना ही होता है। तो मैंने बताया कि 4% का। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि एसएलआर रिक्वायर द बैंक्स टू मेंटेन अ गिवन फ्रैक्शन ऑफ देयर टोटल डिमांड एंड टाइम डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ स्पेसिफाइड लिक्विड एसेट। हाँ तो ठीक है, लिक्विड एसेट के रूप में, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो कैश हो, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इस रूप में उनको रखना होता है, वो एसएलआर होता है बैंक। हम लोग पढ़ चुके हैं। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। किस टॉपिक पे आपको नया वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।